हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद को पढ़ेंगे। और अगर छंद की बात करें तो प्रायः इससे 2-3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे ही जाते हैं। आज की कक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटकर बनाई जाएगी। पहले में हम छंद शास्त्र की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे, जो उससे महत्वपूर्ण छंद शास्त्र से संबंधित कि कौन उसके प्रणेता रहे, कौन पुस्तक रची गई, प्रारंभिक उसका इतिहास एक तरीके से कह लें। और दूसरे भाग में हम, क्योंकि छंद को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, मात्रा और वर्ण के विचार के रूप में देखें तो उसके 2 भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो पहले में दूसरा जो भाग बनेगा वीडियो का, उसमें हम मात्रिक छंदों पे चर्चा करेंगे और तीसरे भाग में हम वर्णिक छंदों की चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा भी ना हो, बोर भी ना करे, बोझिल भी ना हो और आसानी से समझ में भी आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है कि जो भी विद्यार्थी इसको देखें उनके लिए समझना आसान हो जाए और प्रश्नों को सॉल्व करना। और तीसरी बात है कि मैं इसको 3 सेपरेट वीडियो में इसलिए भी बनाने की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें उन पुराने प्रश्न पत्रों को भी साथ में शामिल करके चलूँगी, सम्मिलित करके चलूँगी, जहाँ जहाँ छंद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो इसी को ध्यान में रख करके आज छंद शास्त्र पे हमारा पहला भाग प्रारंभ हो रहा है। तो और जो अभी चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, जिससे कम समय में अच्छी नॉलेज कह लें, अच्छा ज्ञान मिल सके और अच्छी तैयारी हो सके, त्वरित तैयारी कह सकें कि हो सके। तो चलते हैं छंद पे। छंद किसे कहते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद किसे कहते हैं, यहाँ पे एक परिभाषा हमने रखी है। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद क्या कहलाती है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, यति, गति, इन सभी विशिष्ट नियमों से जो नियोजित पद्य रचना है वह छंद कहलाती है। और यह परिभाषा कहाँ से ली गई है तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। एक यहाँ पे मैंने यहाँ प्रश्न रखा है, उसको भी देख लें, जो DSSB PGT 2021 में पूछा भी गया है। छंद शास्त्र के संबंध में कुछ लाइन दी गई थी और कहा गया कि ये मतलब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने उन चारों कथनों को यहाँ रखा हुआ है। पहला है कि छंद सरस होते हैं तथा छंद युक्त कविताएं मन को भाती है। छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। ये चारों लाइन सही है। क्या पता अगली बार परीक्षा में यहाँ से कोई शब्द गायब कर दे, जैसे झंकृत करता है को हटा के कुछ और लिख दे, स्थायित्व नहीं होता है। ठीक, छंद शास्त्र के संबंध में अब देखते हैं कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंदः सूत्र से होता है। छंदः सूत्र या छंद सूत्र उनकी पुस्तक का नाम है, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य के नाम पे रखा गया है पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र जो पुस्तक है वह कितने भागों में है, कितने अध्यायों में है तो 8 अध्यायों में और सूत्र ग्रंथ के रूप में लिखी गई है। और ईसा पूर्व 200 के आसपास इसकी रचना हुई है। ठीक, एक नोट है कि अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण हमें प्राप्त होता है। देखते हैं यहाँ पे अगली महत्वपूर्ण लाइन सुमित्रानंद पंत की है और ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है? पंक्ति है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय का कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। किसने कहा? सुमित्रानंद पंत ने। पूछा है कि यह पंक्ति किसकी है?
पुनः देखते हैं कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय का कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर थे, छंद शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखते हैं छंद शास्त्र में जब देखेंगे तो क्या क्या होते हैं उसमें। चरण या पाद होते हैं, वर्ण और मात्रा, गण, यति, तुक, ये सब के व्यवस्थित विशिष्ट नियमों से जो नियोजित पद्य रचना होती है वही छंद कहलाती है। ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। तो देखते हैं चरण या पाद किसे कहते हैं। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जो छंद हैं वो 4 चरणों में हो। कुछ छंद क्या होते हैं, 6 चरणों वाले भी होते हैं। अब वर्ण और मात्रा क्या होता है छंद शास्त्र में, तो ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ये पता ही है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को क्या कहते हैं, हम मात्रा कहते हैं, तथा ह्रस्व के लिए लघु और दीर्घ के लिए जो ये चिन्ह है, संकेत चिन्ह है, ये लघु का संकेत चिन्ह है और ये दीर्घ का है। शब्द का प्रयोग किया जाता है जिन्हें अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। अब देखते हैं गण। गण क्या होता है, गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था। अब गुरु और लघु मैंने बताया कि ये गुरु हो गया और ये लघु हो गया। क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है जिन्हें गण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये बार बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अर्थात 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है और उसका एक मतलब सूत्र भी है, ट्रिक भी कहते हैं लोग इसको याद करने के लिए। या माता राजभान सलगा, जिसमें या माता राजभान स जो इतना है ये 8 वर्ण हो गए। और जो ल और ग है ये क्या है, ये अंतिम जो 2 वर्ण है ल और ग, ये छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। ठीक। अब जगड़ के लिए यगण, तगण, रगण, मगड़, भगड़, नगड़, सगड़, इसको याद करना होगा। इसके पहले पहले पद को लेकर के सूत्र बनाया गया है, या माता राजभान सलगा। यति। अब देखते हैं यति किसे कहते हैं। यति का अर्थ होता है विराम या विश्राम। ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया है कि यति की परिभाषा। देखते हैं तुक। चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को हम तुक कहते हैं। ठीक है। और मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। तो आज हमने इतना देख लिया। अब मात्रिक छंद पे हम कल चर्चा करेंगे और वार्णिक छंद पर उसके बाद। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।